अब देखिए यहाँ पे ये आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है जहाँ पे आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने समझने के लिए, वो बहुत अच्छा होगा इफ यू डू दैट। कि यहाँ पे अब आपने क्या देख लिया, ये क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स, क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स लिखा है, या लिख सकते हैं हम न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब आप थोड़ा रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि हम लोगों ने इसको यही कवर कर लिया, तो इट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्रोमैटिन की बात करते हैं। तो क्रोमैटिन में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने एक और चीज सुनी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स क्या होते हैं, एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, एपिजेनेटिक चेंजेस, एपिजेनेटिक वेरिएशंस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वो चेंजेस या वेरिएशन होते हैं जो कि डीएनए सीक्वेंस से एनकोड नहीं हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर जो और हिस्टोन मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, और वो अगर कैरी आउट हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिजेनेटिक। तो खैर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीजों को देखा। तो अब आप क्या रिलेट कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे सारे एंजाइम्स के नाम लिखिए, उनके स्पेसिफिक रोल्स लिखिए, ठीक है, हैट, एचएमटी, काइनेजेस, वो सारी चीजें लिखिए। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स में आप लोगों ने SYSNF को देखा, और क्या देखा, SWR1 कॉम्प्लेक्स देखा, और ISWI देखा, राइट। तो ये सारी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। और भी था CHD, और जिनके ब्रोमोडोमेन्स मैंने बोला आप याद कर लीजिएगा। तो प्रोटीन डोमेन्स की भी बात हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे प्रोटीन डोमेन सेंटर में लिख दिया है। ये याद रहे आप लोगों को कि इन दोनों ही के पास क्या होते हैं, कुछ के पास ब्रोमोडोमेन होते हैं। अब प्रोटीन डोमेन कौन कौन से थे लिस्ट में, प्रोटीन डोमेन कौन कौन से थे, याद हो तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए कौन कौन से प्रोटीन डोमेन थे। एक था ब्रोमोडोमेन, एक था क्रोमोडोमेन, एक था सैंड डोमेन, और एक क्या था, PHD डोमेन, और था PHD फिंगर, हाँ, यही सारे डोमेन्स। तो ये ध्यान में रखना है कि इनके पास ये डोमेन्स भी होते हैं, जिनके डोमेन्स के थ्रू ये इंटरैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो मॉडिफिकेशन से इंटरैक्ट करें या प्रोटीन। और मैंने यहाँ पे जैसे एक हेडिंग बना दी है, ये कोएक्टिवेटर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स या रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स बच्चों कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, या तो जीन को एक्टिव कर रहा है या तो जीन को ऑफ करने में मदद करेगा। तो अगर एक्टिव कर रहा है तो हम इसको कोएक्टिवेटर कह सकते हैं। अगर ये रिप्रेस करने का काम करेगा तो हम लोग को रिप्रेसर कह सकते हैं। तो अब आप बात होगी कि आप डायरेक्टली हम इसको एक्टिवेटर क्यों नहीं कह रहे हैं या रिप्रेसर क्यों नहीं कह रहे हैं, ये कहाँ क्लियर होगा जब हम लोग रेगुलेशन की बात करेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने जीन रेगुलेशन में सिर्फ 2 प्रोटीन्स को देखा है ना, देयर आर मोर वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी आप इन प्रोटीन्स को या इन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्सेस को और इनके कॉम्प्लेक्सेस को याद कर लेंगे, उतना आपके लिए यूकैरियोटिक रेगुलेशन इजी और क्या आप कॉन्सेप्चुअली उसमें स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स दे दिए हैं कि क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, यस, जो कि मॉडिफाई करते हैं हिस्टोन्स को। कहाँ पे, पोस्ट ट्रांसलेशनल, ये वाला याद रखना है, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन बन चुकी है, ट्रांसलेट हो चुकी है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं इन वेज दैट अलाउ ग्रेटर एक्सेस ऑफ अदर प्रोटीन्स टू डीएनए। क्यों हो रहे हैं भाई, डीएनए को ग्रेटर एक्सेस किया जाए। हालांकि ये जरूर याद रखना, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया है कि भाई जब काम खत्म हो जाएगा तो यही मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डीएनए को रैप करने में मदद करें। फिर न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस में हम लोगों ने देखा ये भी बहुत सारे मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें हम लोगों ने SYSNF, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको भी यहाँ कोट कर रहे हैं। मैमिल में कौन सा पाया जाता है, BRG और BRM बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये ATP डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे हिस्टोन मॉडिफिकेशंस में ATP डिपेंडेंसी की बात नहीं आ रही, पर यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ATP डिपेंडेंट, DNA अनवाइंडिंग करते हैं,
ओके अब आप लोग बाकी चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब आप ये हेडिंग देखकर आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटीन डोमेन्स इन न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग एंड मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्सेस रिकॉग्नाइज मॉडिफाइड हिस्टोन। अब आप अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है ना, तो आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में ये तो हम लोग कवर अप कर ही चुके हैं। ठीक, बस एक बार और क्लियरली उस चीज को देख लेंगे तो वो दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। तो प्रोटीन डोमेन्स कौन से, वही ब्रोमोडोमेन, क्रोमोडोमेन, ये सारे डोमेन, ठीक है। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स या अच्छा प्रोटीन डोमेन इन न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग एंड मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्सेस यानी हिस्टोन मॉडिफिकेशन। यहाँ एनआरसी की बात हो रही है और यहाँ एचएमसी की बात हो रही है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो शॉर्ट में थोड़ी चीज, तो ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, कुछ प्रोटीन डोमेन्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड हिस्टोन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आई थिंक आप लोग ये बात क्लियरली समझ रहे होंगे कि जब भी हिस्टोन्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कुछ हो गए हैं, तो इन मॉडिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ जो डोमेन्स होते हैं, ये जो डोमेन्स होते हैं ये मॉडिफाइंग एंजाइम के पास भी होता है यानी एचएमसी के पास भी हो सकता है, और ये डोमेन्स जो हैं वो किसके पास हो सकते हैं, एनआरसी कॉम्प्लेक्स के पास भी हो सकते। ये इस हेडिंग का यही मेन मोटो है। Modified histone tails can also act to recruit specific proteins to the chromatin। तो अब आप मतलब समझ लिया होगा कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो मॉडिफाइड हिस्टोन टेल्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बुलाते हैं। कौन सी प्रोटीन्स को बुलाते हैं, जिनके पास किस तरह का डोमेन हो, ब्रोमोडोमेन हो, क्रोमोडोमेन हो, और ये ट्यूडोर डोमेन हो, पीएचडी प्लांट होम्योडोमेन कहते हैं। PhD finger specifically recognize modified forms of histone tails। ये सभी डोमेन्स क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, जो मॉडिफाई हुए हैं हिस्टोन्स उन पर जाके बाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है डायग्रामेटिक, यहाँ पे ये क्या है, ब्रोमोडोमेन है। पहले यहाँ पे एसिटाइलेशन हो गया, आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर के फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे एसिटाइलेशन हुआ है। अब इस एसिटाइलेशन को देखते हुए कौन आ रहा है, ब्रोमोडोमेन प्रोटीन यहाँ पे आ रही है, इसके पास ब्रोमोडोमेन है, देख रहे हैं जगह जगह पे ये रिकॉग्नाइज कर रही है और एसिटाइलेटेड मॉडिफाइड हिस्टोन से बाइंड कर रही है। पर इससे पहले जाएं हम लोग देखें तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी यहाँ पे मिथाइलेशन हुआ था हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन है उसके एंड टर्मिनल टेल पे मिथाइलेशन हुआ था। इन मिथाइलेशन को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्रोमोडोमेन। और आप देख रहे हैं कि क्रोमोडोमेन मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करके कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, इसको पैकेजिंग कर रही है, राइट, इसको बिल्कुल पैक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हमारे पास दो रास्ते दिए गए हैं। एक में एसिटाइलेशन दिखाया गया और दिखाया गया कि जब एसिटाइलेशन हो रहा है तो ब्रोमोप्रोटीन आ रही है और वो इंटरैक्ट कर रही है एसिटाइलेटेड ग्रुप से। और अगर मिथाइलेशन हो रहा है तो मिथाइलेशन क्या कर रहा है, क्रोमोडोमेन से इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये क्लोज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रोमोडोमेन जिन प्रोटीन्स के पास है वो मिथाइलेटेड रीजन को, ब्रोमोडोमेन्स कंटेनिंग प्रोटीन इंटरैक्ट विद एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल्स। ये हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, बस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम एक बार बस रिकॉल करा दे रहे हैं कि सपोज दिस इज H3, ये मान लेते हैं हिस्टोन है, कोई हिस्टोन प्रोटीन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग अगर देखा जाए हिस्टोन प्रोटीन है और इस हिस्टोन प्रोटीन्स में अगर हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस लिख देते हैं, ये जो येलो जोन मैंने क्रिएट किया है, सपोज दिस इज लाइसीन, यहाँ पे लाइसीन है और फिर यहाँ पे एक और यहाँ लाइसीन है। ये लाइसीन जो है 9th पोजीशन पे है, ये लाइसीन जो है वो 18th पोजीशन पे है सपोज। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होने वाला है, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए क्या, एसिटाइलेशन ग्रुप आपने ऐड कर दिया। इसको देख के कौन इंटरैक्ट होगा, ये क्या है, ये प्रोटीन है और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हो या पर और उनके पास है क्या, उनके पास है ब्रोमोडोमेन। तो ये ध्यान
सिंपल। तो मैंने यहाँ पे बस एक चीज एग्जांपल दिया है कि मैंने लिया हिस्टोन H3 पर K9 और K18 पोजीशन पे किसी ने एसिटाइलेशन कौन करेगा, हैट ही आके किया है। जैसे ही हैट ने एसिटाइलेशन किया तो ऐसी प्रोटीन्स आई जो जिनके पास ब्रोमोडोमेन था, जिनके पास ब्रोमोडोमेन्स था, तो जिनके पास ब्रोमोडोमेन्स था उन्होंने क्या कर दिया, इंटरैक्शन शुरू किया। क्लियर? सो दिस इज काइंड ऑफ, तो ये क्या याद रखना है कि जो भी स्पेसिफिक हिस्टोन मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो आप लोग जो भी स्पेसिफिक हिस्टोन मॉडिफिकेशंस होते हैं वो क्या रिक्रूट करते हैं, रिक्रूट मतलब बुलाना, राइट? क्या रिक्रूट करते हैं, क्रोमैटिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो क्रोमैटिन से बाइंड कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह की जो प्रोटीन्स हैं जो हैं वो किस में देखी गई हैं, कौन कौन से हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ये प्रोटीन कहाँ देखी, सोई SNF के पास होती है। और आपको एक पूरा टेबल ही दे दिया गया है जहाँ पे आप उसको ध्यान में रख के याद कर सकते हैं और वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोई SNF, ISWI, INO80, तो ये सब वो प्रोटीन्स हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, ये सोई SNF, ISWI और जो भी, तो ये सभी क्या हैं, ये NRC हैं, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सभी। ठीक, और दूसरा हम लोग को क्या पता है, हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, यानी हैट के पास भी ये हो सकता है, हैट के पास भी हो सकता है, हैट के पास भी हो सकता है, HMT के पास भी ये डोमेन्स हो सकते हैं। ये भी हम लोग देखेंगे कि इनके पास होता है या नहीं होता है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ और भी ऐसी कोएक्टिवेटर्स हो सकते हैं जिनके पास इस तरीके की प्रोटीन, हालांकि ये इटसेल्फ दे आर कोएक्टिवेटर्स, बट और भी प्रोटीन्स हो सकती हैं जिनके पास इस तरीके के डोमेन्स हो। अब ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्रोमोडोमेन, ट्यूडोर डोमेन्स, PhD finger containing proteins interact with methylated histone tails। अब ये एकदम याद रखना होगा, methylated histone tails। Co-activators with PhD fingers or Tudor domains also bind methylated H3K4 and co-repressor like CHD3, right? अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को और इस बात ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप यस, तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिस्टोन का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिया है H3 हिस्टोन, तो ये जो H3 हिस्टोन में, चलिए एक सीक्वेंस लिख लेते हैं, AR AR A A T Q A A S T डॉट डॉट डॉट, फिर मान लेते हैं K है ये 36 पोजीशन पे, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर K 79 पोजीशन पे, और ये K है सपोज 4 पोजीशन पे, और ये है 9th पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके पास अभी यहाँ पे मिथाइलेशन हो गया, इसके पास मिथाइलेशन हो गया। तो जब मिथाइलेशन हुआ तो अब कौन आएगा इसके पास ऐसी प्रोटीन्स आएंगी जिनके पास कौन सा डोमेन हो, जिनके पास कौन सा डोमेन हो, क्रोमोडोमेन हो, के पास कौन सा डोमेन हो, क्रोमोडोमेन। तो क्रोमोडोमेन किसके पास होता है, CHT। तो वहां पे हम लोग ने लिस्टिंग में भी देखा था, वहां टैबुलेशन पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो जो CHD1, इट इज अ काइंड ऑफ क्रोमैटिन रीमॉडलिंग एंजाइम विच इज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज एसोसिएट, जो प्रोटीन है ये पूरी एक प्रोटीन है, राइट? तो ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, CHD1 प्रोटीन है। इसके पास ये क्रोमोडोमेन है और ये बेसिकली क्या करती है, एक्टिवेट करती है ट्रांसक्रिप्ट। तो और इसके पास एक और, अगर आप समझना चाहें, अगर आप लोगों को याद हो तो मिथाइलेशन कौन कॉज करता है, HMT, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और आप लोग को याद हो तो ये एंजाइम जो है लाइसीन पर मिथाइल ग्रुप लगाता है, और वो मिथाइल, एक मिथाइल भी लगा सकता है, 2 मिथाइल ग्रुप भी लगा सकता है, 3 मिथाइल ग्रुप लगा सकता है। तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस दिया गया है यहाँ पे ये देखा गया था
कि यहाँ पे 3 मिथाइलेटेड ग्रुप था जिसे क्रोमोडोमेन प्रोटीन जो है, क्रोमोडोमेन जो है CHD1 का वो रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो इसीलिए ये कहा जाता है, इसके लिए एक स्टेटमेंट आप क्या दे सकते हैं कि एक्चुअली CHD1 बाइंड्स H3 हिस्टोन से बाइंड कर रहा है, कौन से लाइसिन से, K4 से, और K4 पर कितना मिथाइलेशन हुआ है, और इस चीज से कौन इंटरैक्ट कर रहा है, क्रोमोडोमेन। तो आप देख रहे हैं ये एक तरह से कोड की तरह है, इसको आप हिस्टोन कोड भी अब नया एक टर्मिनोलॉजी, जैसे DNA कोड होता है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा एक कोड आपके सामने निकल के आ गया, राइटिंग पैटर्न आपके सामने आ गया कि ये जो CHD1 के पास क्रोमोडोमेन है वो क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो हिस्टोन 3 के लाइसिन नंबर 4 पोजीशन के 3 मिथाइलेटेड रीजन्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। हालांकि ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी देने के लिए कि इन डेप्थ कुछ भी आए तो वहां पे आप चीजों को पकड़ पाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PhD अब यहाँ पे क्या है, ये जैसे अगर हम कहें कि CHD1 ने ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट किया, तो ये CHD1 क्या हो सकता है, ये एक को एक्टिवेटर हो सकता है, क्योंकि एक्टिवेट कर रहा है, किस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि को एक्टिवेटर्स विद PhD फिंगर्स टू डोमेन ऑल्सो बाइंड मिथाइलेटेड H3K4, यानी कि अगर मिथाइलेटेड के साथ PhD फिंगर या ट्यूडर डोमेन बाइंड कर रहा है इस पोजीशन पे, तो वहां पे को एक्टिवेटर की तरह ये बिहेव कर रहे हैं, पर कुछ को रिप्रेसर की तरह काम करते हैं, कौन, CHD3/4 नर्ड कॉम्प्लेक्स में, जो कि अनमिथाइलेटेड H3K4 से बाइंड करते हैं। तो यानी को एक्टिवेटर मिथाइलेटेड रीजन से बाइंड कर रहा है और कुछ को रिप्रेसर अनमिथाइलेटेड रीजन से बाइंड करके क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। को एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करना है तो जीन को खोलेंगे। कुछ और भी होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की भी थी टैबुलेशन में, सेंट डोमेन, दिस हैज द ऑपोजिट प्रॉपर्टी, सेंट डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन इंटरैक्ट प्रेफरेंशियली विद अनमॉडिफाइड हिस्टोन टेल्स। ठीक है, तो वो अनमॉडिफाइड जो हिस्टोन टेल्स होते हैं उनसे इंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द डोमेन्स दैट रिकॉग्नाइज मॉडिफाइड हिस्टोन्स ऑल्टर द फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड न्यूक्लियोसोम। किस तरीके से डोमेन्स जो हैं, डोमेन किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मॉडिफाइड हिस्टोन को और न्यूक्लियोसोम को चेंज कर रहे हैं। ये पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो ये वाली चीज को हम लोग बात कर रहे थे, ये आप लोगों को याद होगा, अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या है कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो है ब्रोमोडोमेन के थ्रू इस तरीके से रिकॉग्नाइज हो रहा था, ये रिकॉग्नाइज हो रहा था। रिकॉग्नाइज करने के बाद वो SOI-SNF को बुलाता है, SOI-SNF के पास भी ब्रोमोडोमेन होता है और वो न्यूक्लियोसोम को ऑल्टर करता है। तो हम लोग उन्हीं स्टेटमेंट्स को चलिए मैच आउट करते हैं कि हम लोगों ने वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, वन इम्पॉर्टेंट वे इज दैट मॉडिफाइड हिस्टोन्स, मॉडिफाइड हिस्टोन क्या होता है, मान लेते हैं एसिटाइलेटेड हो गया है हिस्टोन, हिस्टोन को आपने एसिटाइलेटेड कर दिया, वो किसको बुलाता है, recruit enzymes that will further modified adjacent nucleosome। तो वो न्यूक्लियोसोम को जो मॉडिफाई करते हैं उनको बुला सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप या तो और हैट को बुला सकता है या न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को बुला सकता है, जैसे SOI-SNF, और जैसे ही SOI-SNF आएगा वो हटा देगा न्यूक्लियोसोम को वहां से। फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ द एंजाइम दैट एसिटाइलेट हिस्टोन टेल्स, जैसे कि हैट, तो यहाँ पे हिस्टोन पर एसिटाइलेशन किसने लगाया है, हैट ने लगाया है। और हैट के पास क्या है, इंक्लूड ब्रोमोडोमेन्स दैट रिकॉग्नाइज द सेम हिस्टोन मॉडिफिकेशन दैट दे क्रिएट। तो हैट उसी मॉडिफाइड हिस्टोन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, हैट का ब्रोमोडोमेन, जो कि उसने खुद ही कहीं ना कहीं एसिटाइलेट किया था, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी इस वाले में, तो उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी।
यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए ये है, इस हैट ने एक्चुअली में क्या किया था, इस हैट ने एसिटाइलेशन लगा किया था और इसी को देखकर दूसरा हैट आ गया, ठीक है। फिर क्रोमैटिन बाइंडिंग प्रोटीन आ गई, इसी एसिटाइलेशन को इसने और ज्यादा कर दिया, इसी को देख के ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग SOISNF आ गया, ठीक। यही बात यहाँ पे क्लियर की जा रही है। In this case, the bromodomain facilitate the maintenance and propagation of acetylated histone. तो यहाँ पे propagation means क्या है, उस हैट को उसने बुलाया जो कि और एसिटाइलेशन कर सकता है, राइट, by modifying nucleosome that are adjacent to the already acetylated. ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया था जो डायग्राम में। Modified histone can also recruit other proteins that act on chromatin. मॉडिफिकेशन होने के बाद और भी प्रोटीन आ सकती हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी CBP प्रोटीन। मिनी न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूड वन और मोर सब यूनिट विद डोमेन्स दैट रिकॉग्नाइज मॉडिफाइड हिस्टोन्स, ठीक। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। पर यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने स्टेटमेंट्स दे दिया है ताकि आपके रिविजन के लिए अच्छा हो, ठीक। दैट रिकॉग्नाइज मॉडिफाइड हिस्टोन, तो NRC क्या करता है, मॉडिफाइड हिस्टोन को रिकॉग्नाइज करता है, allowing modified histone to recruit these elements. हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस साथ में मिलके काम कर रहे हो। Several proteins involved in regulating transcription also include these domains. मैंने पहले ही कहा है कि और भी प्रोटीन्स होती हैं जिनके पास ये स्पेसिफिक डोमेन्स हो सकते हैं, ठीक। अभी हम लोगों ने कौन सा डोमेन्स की बात हो रही है, ब्रोमोडोमेन, क्रोमोडोमेन, सैंड डोमेन, PhD फिंगर डोमेन, इन सब डोमेन्स की बात हो रही है। तो मैंने ये बताया है कि NRC के पास हो सकता है और हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्सेस दोनों के पास इस तरह के डोमेन्स हो सकते हैं। पर आगे चल के हम लोग ने, मैंने बार बार ये भी चीज कही कि हमें ध्यान में रखना है और भी प्रोटीन्स के पास इस तरह के ब्रोमोडोमेन्स हो सकते हैं, जैसे कि TF2D, इसके पास भी ब्रोमोडोमेन होता है। दिस डोमेन डायरेक्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, जो कि ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, जो मेन मशीनरी है, उसको रिक्रूट करने में मदद करता है, तो और जिससे कि भाई ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट होगा, चलेगा, ठीक। तो ये हम लोग और यूकैरियोटिक रेगुलेशन में इस चीज को और अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रोमोडोमेन की भी बात की गई है कि क्रोमोडोमेन, क्योंकि हम लोगों ने ब्रोमोडोमेन देखा, CHD देखा, क्रोमोडोमेन्स दैट रिकॉग्नाइज साइट्स ऑफ हिस्टोन मिथाइलेशन, क्योंकि CHD भी मिथाइलेशन रिकॉग्नाइज कर रही थी और उसके पास क्रोमोडोमेन था। क्रोमोडोमेन और क्या करती है, हिस्टोन एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेस जीन, वहां पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन देख रहे थे जो अभी हम लोगों ने बात की थी। यहाँ ये क्या है, CHD1 है, राइट, जिसके पास क्या है, क्रोमोडोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, रिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। जो कि अब रिप्रेस जीन को करने का मतलब क्या है, आप उसको हेट्रोक्रोमैटिन में बदल रहे हो, तो ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा समझते हुए। तो मान लेते हैं कि ये अगेन H3 है, फिर हम लोगों ने ARPK फोर्थ पोजिशन, देन PAQRA, सपोज ये 9 पोजिशन है, सेरीन, थ्रियोनिन एंड सो ऑन। फिर मान लेते हैं यहाँ पे लाइसिन पोजीशन नंबर 27 पे है, फिर लाइसिन 36, तो हम लोग का इतने से चीज चल जाएगी। तो अब देख रहे हैं हम लोग के 9 पोजीशन पे सपोज क्या हो गया है, मिथाइलेशन, और मैंने जैसे यहाँ 3 लगाया तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ के लाइसिन के एंड टर्मिनल यानी कि उसके साइड चेन के अमीनो ग्रुप में क्या हो गया, 3 बार मिथाइल ग्रुप ऐड हो चुका है, ठीक है। तो 3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो चुका है। अब इस 3 मिथाइल ग्रुप से क्रोमोडोमेन इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक। क्रोमोडोमेन किसके पास है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है HP1, एक प्रोटीन है जिसके पास क्या एसोसिएटेड है, जिसके पास एसोसिएटेड है दिस क्रोमोडोमेन, दिस इज क्रोमोडोमेन, ठीक। दूसरा क्या है, 27 पोजीशन पे भी क्या हुआ है, मिथाइलेशन हुआ है 3 टाइम्स, और यहां पे भी क्या है,
एक प्रोटीन है जिसका नाम है पॉलीकॉम-1, PC1। ठीक, इसको बोलते हैं PRC1 कॉम्प्लेक्स, PRC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे किसी हैट एंजाइम ने, कोई हैट एंजाइम है जिसने कि मिथाइलेशन किया है। यहाँ पे भी कोई एंजाइम है जो कि हैट एंजाइम होगा या उसके कुछ और सब यूनिट्स होंगे या सब टाइप्स होंगे जो कि इसको मिथाइलेट किए हैं, और इसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, HP1 और PC1, और दोनों के ही पास क्या है, क्रोमोडोमेन्स। और ये दोनों ही मिलके एक्चुअली में क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग HP1 जो है वो हेटेरोक्रोमैटिन साइलेंसिंग को प्रमोट करे, और ये पॉलीकॉम प्रोटीन है उनकी साइलेंसिंग को। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिप्रेशन इवेंट भी देख लिया कि किस तरीके से मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो प्रोटीन्स जिनके पास क्रोमोडोमेन। सो नेक्स्ट क्या है, लाइसिन मिथाइलेशन इज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेशन और रिप्रेशन। तो हम लोग शुरू से ही बच्चों ये बात बहुत क्लियरली डिस्कस करते आए हैं कि आपको ये चीजें याद नहीं करनी है कि किस किस चीज से क्या क्या मिथाइलेशन और इवेंट होने पर कि इस पोजीशन पे K4 पोजीशन पे हिस्टोन H3 में अगर मिथाइलेशन हो जाए तो वो प्रोटीन एक्टिव होगी या ये याद नहीं करना है। बस ये एक कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे आज तक की अभी तक की क्लास में, कि हम लोग ने क्या देख लिया है कि हिस्टोन जो क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन जो हो रहे हैं उसमें दो मेजर मॉडिफिकेशन होते हैं। एक होता है हिस्टोन का मॉडिफाई होना, और उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक, उसकी लिस्टिंग आपको क्रिएट करनी है। हैट, उनके बैलेंस करने वाले एंजाइम भी याद होने चाहिए, HDAC। उसके बाद HMT है, HMT को बैलेंस यानी कि मिथाइलेशन को डीमिथाइलेट कौन करता है, LSD1। Then there are kinases that are responsible for phosphorylation at serine, यानी पोजीशन आप याद कर सकते हैं, पोजीशंस आपको ध्यान में रखनी कि किस किस पोजीशन पे ये एसिटाइलेशन हो रहा है या मिथाइलेशन हो रहा है या फॉस्फोराइलेशन हो रहा है या ADP राइबोसाइलेशन हो रहा है या यूबिक्यूटिनाइलेशन हो रहा है या सुमोइलेशन हो रहा है। ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो किस अमाइनो एसिड पे हो रहे हैं, उनको उनके ऑल्टरनेटिव उनको हटाने के लिए, एक बार हो गया इवेंट उसको फिर रिमूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना होगा। फिर हम लोगों ने आज देखा पूरा न्यूक्लियोसोमल रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स देखा, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। दो चीजें क्या कौन सी, कि कौन कौन से मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि न्यूक्लियोसोम को रीमॉडल करते हैं। तो और रीमॉडल में भी कौन कौन से चार मैकेनिज्म हैं, एक क्या होता है, स्लाइडिंग है, एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक क्या है, रिप्लेसमेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें याद होनी चाहिए। और सारी जो फैमिलीज हैं, ठीक है, और ये होता क्या है, ATP डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, SWR1 रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने देखा। इस तरीके से ये चीजें आनी चाहिए। प्लस इनके पास जो है और क्या होता है, इनके पास जो है डोमेन्स होते हैं, सारे डोमेन्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो डोमेन्स में सारा ब्रोमो और क्रोमो डोमेन। ठीक, तो किसके पास कौन सा डोमेन होता है, अब जैसे हैट के पास कौन सा डोमेन है, HMT के पास कौन सा डोमेन है, अब SOI-SNF के पास, ISWI के पास, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा एक टेबल बना हुआ है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। क्योंकि ये दो और हम लोगों ने क्या देखा कि ये दोनों ही मिल के साथ काम करते हैं। या तो पहले ये एसिटाइलेशन इवेंट ये सारे हों, उसके बाद न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स को बुलाया जा रहा है, या तो पहले SOI-SNF आ जाए, न्यूक्लियोसोम को हटा दे, उसके बाद मॉडिफिकेशन हो और उसके बाद जीन पर काम हो, ट्रांसक्रिप्शन इवेंट हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है।
तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये कवर अप कर लिया कि इसके पास कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। अब हम लोग एक टेबल देने जा रहे हैं जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज कॉम्प्लेक्स, ये हैट है। अब हैट के पास भी कई टाइप्स हैं, सागा है, पी कैफ है, न्यू A3, न्यू A4, P3, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अब नई नई चीजें आ रही हैं। अब सागा बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है, बहुत काम भी हुआ है इसके पास, क्योंकि देखिए हैट अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे कि हाँ हैट एंजाइम है, पर हैट भी क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान में रखना है, ये क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, मल्टीपल सब यूनिट का बना हुआ है। तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि 15 नंबर ऑफ सब यूनिट यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ठीक। तो अब यहाँ पे ये एक सब यूनिट है, तमाम सब यूनिट्स का बना हुआ है। तो एक सब यूनिट जो है कौन सी, कैटालिटिक सब यूनिट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कैटालिटिक सब यूनिट है, और इसके पास कौन सा हिस्टोन बाइंडिंग डोमेन्स होता है, ब्रोमोडोमेन, क्रोमोडोमेन, दोनों ही है। तो ये जो डोमेन्स है कहाँ पर टारगेट करते हैं, H3 H2B, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पी कैप दिया है, ब्रोमोडोमेन, PhD डोमेन। तो इस तरीके से डोमेन्स आप देख सकते हैं कि ये सारे इस हैट के, मैंने पहले ही बताया हैट के पास भी क्या होता है, इस तरह के डोमेन्स होते हैं हैट के पास हम लोग। इसलिए जो बेसिक लेक्चर शुरू किया था उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, उसको बार बार देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो हम लोगों ने इनिशियल देखा। फिर जब भी बीच बीच में जब हम लोगों ने ड्रॉ किया है वहां पे उसको कैप्चर करिए, उसको बार बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डोमेन है ये भी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करता है। कहाँ रिकॉग्नाइज करता है, एसिटाइलेशन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कहाँ पे, H3 और H2B तरीके से। फिर है HDAC, HDAC भी प्रोटीन है, ठीक है। क्या करती है, एसिटिल ग्रुप को रिमूव करती है। तो यहाँ पे है NERD है, SOR2 कॉम्प्लेक्स है, RPD3, RPD4 है, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, तो अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप वहां पे यूकैरियोटिक रेगुलेशन की बात होगी, उनके पास कौन से डोमेन्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ HMT का दिया हुआ है, HMT का दिया हुआ है, और HMT में कौन कौन से हैं, SET1, SUV। तो थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ नन है तो इनको आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं, इनको मत याद रखिए, पर इनको आप देख सकते हैं। SUV39 इसको देख लीजिए बस। LSD1 को आप देख सकते हैं, डी मिथाइलेज। और तो इस तरीके से ये ध्यान में, ये हम लोग बात कर चुके हैं, बट एक थोड़ा सा अलग हेडिंग में मैंने इस बात को भी ये बताने के लिए कि ये दोनों ही साथ काम करते हैं, ये कई बार बोल चुके हैं, बट यस ये बात एकदम स्किप ना हो कि यस न्यूक्लियोसोम जो है वो साथ में जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है भाई DNA को एक्सेसिबल करना है ताकि प्रोटीन्स आए, बाइंड करे और उसके बाद वो अपनी जॉब करे, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों ही मॉडिफिकेशन और रीमॉडलिंग साथ में काम करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो टर्मिनल टेल मॉडिफिकेशन एंड न्यू, यहाँ पे वही बात की जा रही, सेम वही बात कि अमाइनो टर्मिनल टेल पर अगर हिस्टोन में कोई मॉडिफिकेशन आपने किया, हैट ने किया, HMT ने किया, किसी ने भी, तो उसको देखकर और क्या होगा, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग भी क्या होगा, ड्रामेटिकली चेंज होगा, और दोनों ही लोग साथ मिलकर DNA को एक्सेसिबल करेंगे ताकि ट्रांसक्रिप्शन किया जा सके, या अगर ऐसा करना है कि उसको बंद करना है तो वो बंद भी हो जाए। तो द कॉम्बिनेशन देयर इज द कॉम्बिनेशन, अच्छा यही दिस इज लाइन इज, यहाँ पे एक बार और फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर है। अभी हालांकि हम लोग पहुंचे नहीं हैं, पर फिर भी आप समझ सकते हैं कि 10 नैनोमीटर से 30 में अगर हम लोग जाते हैं तो 30 नैनोमीटर और ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1। तो आप देखिए यहाँ पर DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, प्रोटीन 1, इसने किसको रिक्रूट किया है, हैट को रिक्रूट, कोई प्रोटीन है DNA प्रोटीन बाइंडिंग 1, यहाँ जो ब्लू से रिप्रेजेंट,
इसने किसको बुलाया, हैट को बुलाया। जब हैट आया होगा तो इसने क्या कर दिया, ये देखिए तमाम मॉडिफिकेशन कर दी। ये फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर लगाने से क्या हुआ कि दूसरी प्रोटीन भी रिक्रूट हो रही है, डीएनए प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन 2, वो क्या हुई, वो भी आके बाइंड कर गई। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, अब दूसरी कोई प्रोटीन आई है, अब उस प्रोटीन ने क्या किसको बुलाया, एनआरसी न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को बुलाया। ठीक, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को बुलाया। आप सोच सकते हैं, मान लीजिए स्वाई एसएनएफ को बुलाया, कोई एक एग्जाम्पल लेके चलिए। स्वाई एसएनएफ को बुलाया, अब स्वाई एसएनएफ ने क्या किया, न्यूक्लियोसोम को स्लाइड कर दिया, या आप क्या रिप्लेसमेंट है या कोई भी कॉम्प्लेक्स है जो कि इवेंट कराना है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद डीएनए प्रोटीन 3 आ गई। तो जब न्यूक्लियोसोम स्लाइड हो गया, अभी देखिए यहाँ पे इस तरीके से था, अब थोड़ी सी और जगह बन गई। तो दोनों ने ही क्या दोनों ने ही, कौन दोनों ने, हिस्टोन है एसिटिल ट्रांसफरेज किसका हिस्सा है, ये किसका कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये किसकी कैटेगरी में आता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब देख रहे हैं दोनों ही लोगों ने मिलकर काम किया और इस जीन को एक्सेसिबल करा दिया। अब यहाँ पे फर्दर ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए। Modification of amino terminal tail can reduce the ability of nucleosome arrays to form repressive structure. This change recreates sites that can recruit other protein including nucleosome remodeler. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ही इसको ही समझाया जा रहा है कि भाई अमाइनो टर्मिनल पे अगर हिस्टोन ने मॉडिफिकेशन कर दिया है, यानी मान लेते हैं हैट ने एसिटाइलेशन कर दिया, तो अब न्यूक्लियोसोम जो है रिप्रेशन नहीं कॉज करेगा, वो खुलने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, और ये जो चेंज आएगा उससे क्या होंगी, और अलग अलग प्रोटीन्स आएंगी, और वो प्रोटीन्स भी क्या करेंगी, न्यूक्लियोसोम को रीमॉडल करने में मदद करेंगी, हटाने में मदद करेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स भी वहां आए, जिससे साइट जो है वो और एक्सेसिबल हो जाए, और जो बेसिकली जो एरिया है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करना है, वहां पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी आके बाइंड करे और ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड कराया जा सके। Histone acetylation complex and then nucleosome remodeling complex, both orders are observed and can be, देखिए यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा क्लियर समझना है, थोड़ा सा एक दो वर्ड मिस हो गया है। कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि अभी इस एग्जाम्पल में आपने देखा हैट पहले बाइंड कर रहा है, उसके बाद एनआरसी बाइंड कर रहा है। ये भी हो सकता है पहले एनआरसी बाइंड करके न्यूक्लियोसोम को डिस्प्लेस कर दे और उसके बाद हिस्टोन को मॉडिफाई किया जाए, मॉडिफाई करने के बाद जीन एरिया को और एक्सेसिबल किया जाए और ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट किया। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हैट बाइंड करेगा उसके बाद एनआरसी बाइंड करेगा, नहीं। तो दोनों ही कभी भी ऑर्डर इनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है प्लस दोनों को साथ में कोऑपरेटिवली काम करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही बोथ ऑर्डर्स, यानी चाहे पहले हैट आए फिर न्यूक्लियोसोम एनआरसी आए, या पहले एनआरसी आए फिर हैट आए, या हैट से मतलब है हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स, चाहे वो एचएमटी ही क्यों ना हो, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स में हैट भी आ जाएगा, एचएमटी भी आ जाएगा, काइनेजेस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो चाहे वो हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स बाइंड करे चाहे एनआरसी, दोनों में से कोई भी पहले बाइंड कर सकता है, दोनों ही प्रोसेस इफेक्टिव होता है। It is also true that recruitment of a different histone modifying complex could result in formation of more compact and inaccessible chromatin, ठीक है। तो जितना भाई और भी डिफरेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे तो अभी हम लोग ने जो डायग्राम में एग्जाम्पल देखा वो एग्जाम्पल हमें एक्टिवेशन के बारे में बता रहा था, पर कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग जानते हैं कि जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं, अब ये दोनों जो मिल के मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ये एक्टिवेशन ही करें, ये एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, एक्टिवेशन भी कर सकते हैं या इनएक्टिवेशन कर सकते हैं, रिप्रेशन कर सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं, या हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर सकते हैं या यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट।